Hello everyone. Today I am going to start the protection of human right 1993. ये दोस्तों जो है मानव गरिमा को स्थापित करने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा UDHR इकोनॉमिक सोशल कल्चर एंड कोविनेंट आया। फिर उसके बाद जनरल असेंबली के द्वारा 1981 में भी कन्वेंशन की गई। एक जो है हमारे इंडिया में जब 1993 में 28 सितंबर 1993 को ये लागू हुआ, ह्यूमन राइट के नाम से जाना जाता है। इसमें स्टेट ह्यूमन राइट और नेशनल ह्यूमन राइट के बारे में इसकी जो है चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन लोगों को सम्मिलित करके ये संस्थाएं बनाई जाती हैं जो ह्यूमन राइट के जो है देख रेख करती हैं। जो ह्यूमन राइट के कोई भी खिलाफ कुछ भी होता है उसकी जो ये आगे से जाकर जो है अपनी कार्रवाई को पूरा करती है। जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान भी ये ऑब्जेक्शन कर देते हैं। ह्यूमन राइट की संस्थाएं जो है कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है जेल में कोई जो ह्यूमन राइट के खिलाफ जो ही कार्य हो रहे हैं जेल में भी कर सकते हैं, वो देख रेख कर सकते हैं। जेल के बाहर जो एक्ट ऑफ टेररिज्म हो उन कार्यों को देख रेख कर सकते हैं। जैसे मानव गरिमा को स्थापित करने के लिए जो है ये कहीं पर जो है पर उचित समझे अपने कार्य को जो है कर सकते हैं। ये इसके फंक्शन है और इसके ऑब्जेक्ट ये है जो है बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकार के बेहतर संरक्षण के लिए इसके ये उद्देश्य है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट, इस नेशनल ह्यूमन राइट की जो है स्थापना करने का उद्देश्य कमीशन एज वेल एज स्टेट ह्यूमन राइट, कमीशन स्टेट ह्यूमन राइट के लिए। और तीसरा इसका ऑब्जेक्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट कोड। ह्यूमन राइट कोड जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन राइट कोड सेक्शन 30 में कहा गया है। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं सेक्शन 1 में प्ले रेमेडी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 कहा जाएगा। कोई भी जो है धारा 1 में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि धारा 1 में सारा टाइटल स्टेट नेम दिया जाता है। ये प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक, हिंदी में कहा जाएगा प्रारंभिक। जैसे कि हम लोगों ने प्रीलिमिनरी देखा होगा, शेड्यूल है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सेंट्रल है, जो है सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। दिस शेड्यूल अप्लाइड फॉर ह्यूमन प्रोटेक्शन इंक्लूड है और जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद जो है धारा 2 में आते हैं, इसकी जो है डिफिनेशन दी जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन धारा 2A में आर्मेड फोर्सेस की जो है हम लोग ज़्यादातर देखते हैं आर्मी BSF ज़्यादातर देखते हैं। तो आर्मी जो होते हैं तो वो आर्मेड फोर्सेस की जो है धाराओं को अगर हम याद करना है, जैसा कि नाम से विदित है, सबसे फर्स्ट स्टेट आर्मी यानी कि ए, यानी समझ जाइए 2A में जो है आर्मेड फोर्सेस की बातें कही गई है। इसके में जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जो है इसमें और CISF, ITBP, CRPF, BSF की भी जो है बातें कही गई हैं। फिर उसके बाद जो है 2D ह्यूमन राइट 2D, अगर D हमें याद करना है तो कंसिडरेशन से याद कर सकते हैं दोस्तों। कहीं पे प्रतिफल जब नहीं मिलता है तो ह्यूमन राइट जो है वहाँ पर जो आगे जाकर जो है यानी कि प्रतिफल जब नहीं मिलता है किसी चीज़ में, जैसे 1872 में जो कानून बना था 1 सितंबर 1872 को 2D में आते हैं तो उसमें ये मिलता है कंसिडरेशन की प्रभाव है। जब कभी किसी को नहीं मिलता है जो अपना प्रतिफल, तो वो कहाँ जाता है? अक्सर हम ये विचार कर सकते हैं ह्यूमन राइट में जाकर
अपना कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये समझिए कि 2D में जो ह्यूमन राइट की बात की गई, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट विच इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद 2E में जो है इंटरनेशनल कोवेनेंट की बात। कोवेनेंट जो है, जैसे कि हम हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, इकोनॉमिक सोशल कल्चर एंड कोवेनेंट जो है हम लोगों ने देखा कि 16 दिसंबर 1966 को ये लागू हुआ। ये जो इकोनॉमिक सोशल कल्चर एंड कोवेनेंट जो की गई थी 16 दिसंबर 1966 को यूएनए के सभा के द्वारा जो है अडॉप्ट किया गया, सोशल कल्चर पॉलिटिकल कोवेनेंट किया गया था। इसमें जो है पार्ट 5 पार्ट हैं और 31 धाराएं हैं। इसके बारे में अगर जानना है तो हमारी पिछली वीडियो में जो है इकोनॉमिक सोशल कल्चर के बारे में जो हमने वीडियो बनाई है पिछले, उसमें आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में जो नेशनल ह्यूमन राइट की जो कैसे बनाई जाएगी, कितने लोग जो है उसमें कार्यरत रहेंगे, 8 सदस्यों की ये जो बनाई जाती है। और फिर इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, फिर उसके बाद जो है 2 एसटी कमीशन से, 2 माइनॉरिटी कमीशन से, 2 जुडिशरी से आएंगे। कुल मिला जुला के 8 सदस्यों की ये जो है गठित की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। फिर इसके बाद जो है जब कॉन्स्टिट्यूट कर ली जाती है तो इसमें जो है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर की बात की गई है। जो इसके जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसमें जो है 5 मेंबर होते हैं। फिर उसके बाद इसके जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी वो इसमें जो है प्रधानमंत्री और जो है होम मिनिस्टर। फिर ये हमारे प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट करेंगे जुडिशरी से, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई, इन सब लोगों से मिलाकर संस्थाएं जो है गठित की जाती हैं। फिर उसके बाद कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ सीजीआई, रिजाइन जो इन लोग किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। फिर उसके बाद अगर रीअपॉइंटमेंट करना रहे तो रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। कमीशन और 5 मेंबर। इसमें सॉरी आप लोग देख लीजिएगा, मैं कीवर्ड याद करवाना चाहता हूँ। कीवर्ड कैसे याद होगा, जो है जब नेशनल ह्यूमन राइट जो है बनाई गई तो ये समझिए कि 2 अगर डिफिनेशन है तो 3 में जो है नेशनल ह्यूमन राइट बनाएगी। फिर नेशनल ह्यूमन राइट बन गई है तो 4 में आएंगे अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर। फिर उसके बाद जो है 5 में आएंगे जो लोग अपॉइंटमेंट हो जाते हैं उनको जो है रिजिग्नेशन, यानी उसको जो है रिजाइन करने के बाद रिमूवल, उनको निकाला कैसे जाए। जैसे कोई व्यक्ति जो है इसमें इनकैपेबल हो, इंसॉल्वेंट हो, मिसकंडक्ट पाया जाए, या सुप्रीमेसी कोई जो है कोई रिपोर्ट ऐसी आ जाए कि जो मिसकंडक्ट अनफिट हो जाए, अनसाउंड माइंड आया हो जाए, जो इम्प्रीजमेंट हो जाए, तो ऐसे लोग जो है पद से पदच्युत कर दिए जाएंगे। तो जी हाँ, हम दोस्तों आज याद कराएंगे कीवर्ड की कीवर्ड कैसे याद किया। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर। जो ये ऑफिस जैसा कि हाँ अमूमन हम लोग देखते रहते हैं कि 6 बजे ऑफिस बंद हो जाती है, तो ये समझिए कि 6 बजे जो है ऑफिस का जब काम बंद हो गया तो यानी ये धारा 6 में समझ जाइए कि टर्म ऑन ऑफिस चेयरपर्सन, जो ऑफिस हो कार्यालय होंगे उनके जो चेयरपर्सन मेंबर्स जो है उनकी जो है समय अवधि क्या होगी, 5 वर्ष के लिए। लेकिन ये दोस्तों इसमें थोड़ा हमको कंफ्यूजन है, आप लोग बताइए कितने वर्ष के लिए, और ये 70 वर्ष एज है, इसमें कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें क्या है। फिर इसके बाद जो है आते हैं मेंबर टू एक्ट एज चेयरपर्सन और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन रेजिडेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। 7 हमें कैसे याद होगा
कि एक बार हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पर हमारे यहाँ साथ-साथ रहने के लिए कोई आए, तो मेंबर बढ़ गए। एक मेंबर हमारे रूम में बढ़ गया, तो साथ-साथ से हमने जोड़ने का प्रयास किया है कि मेंबर टू एक्ट चेयरपर्सन टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन के बारे में, जो सर्कमस्टांसेस के बारे में जो है तब हमें धारा 7 भी याद हो गया। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 7 कैपेसिटी ऑफ ए हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, जो एडॉप्शन से जो लिया जाता है तो कैपेसिटी होने मतलब पैसे होना वाला होना चाहिए, वो व्यक्ति पैसे वाला होना चाहिए और उसके लिए जो नेसेसरी जो है जो एडॉप्ट लेंगे उसके कोर्ट जो है उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जो है उसको एडॉप्शन में दे सकती है। उसके वैलिड एडॉप्शन जो उसकी जो एज ए हिंदू होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, वो लेने के लिए कैपेबल होना चाहिए। इस तरह की से जो है हम धारा 7 भी याद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में सेक्शन 7 में कैपेसिटी ऑफ हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। अब उसी के आधार पे हम इसको भी याद कर सकते हैं, जब हम रूम में रहते थे एक मेंबर और बढ़ गए, तो मेंबर से हम याद कर सकते हैं मेंबर टू एक्ट चेयरपर्सन, इसके बारे में याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 8 में आते हैं, तो टर्म कंडीशन सर्विस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ मेंबर। सेक्शन 8 को हमें कैसे याद हुआ कि जब वो ऑफिस के लिए जब टर्म कंडीशन जो टर्म और कंडीशन जो बताई जाती हैं, तो अक्सर जो है टर्म कमीशन, जैसे टर्म कमीशन कोई अक्सर जो है चार्ट बनाया गया जाता है। चार्ट वोट होता है ना, चार्ट चार्ट से समझ जाइए कि कोई ऑफिस में गए तो कोई चार्ट देखते हैं पहले, तो वो चार्ट से के माध्यम से सभी लोग जान जाते हैं। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि चार्ट यानी कि 8 यानी जो टर्म एंड कंडीशन जो आप सर्विस चेयरपर्सन मेंबर जो बनाई गई हैं, वो उसको जो है टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 9 में आते हैं। सेक्शन 9 में वैकेंसी इट्स एक्सेट्रा नॉट टू इन इनवैलिडेटेड द प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमीशन। जो जब हम एक बार ऐसे ही बातें कर रहे थे एक दोस्त से, वो सेक्शन 9 के बारे में बता रहा था। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने हाँ, पढ़ा होगा द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में 1956 में पर्सन कैपेबल फॉर गिविंग इन एडॉप्शन, मतलब कि कौन लोग जो है एडॉप्शन में दे सकते हैं। जब एडॉप्शन में जब उसको हम उसी से अटैच करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब एडॉप्शन में दिया जाता है किसी को, तो वो जो है कि कोई वैकेंसी में नियुक्त हुआ रहेगा, तभी जो है एडॉप्टेड करेगा, कोई वैकेंसी नौकरी चाकरी करने वाला रहेगा, तो हाँ, वो जो है उस मानसिक स्थिति को समझेगा और वह भली भांति रूप से समझता है। फिर उसके बाद जो है फ़ायदे और नुकसान को समझता है। कोर्ट जो है रीज़नेबल काज के जो है देखकर जो है उन लोगों को जो है देखती है। फिर उसके बाद जो वो लोग जो है किसी को एडॉप्शन में दे सकते हैं। फिर उसी के आधार पे हम जो है दोस्तों यहाँ पर सेक्शन 9 जो है वैकेंसी स्टेक्सा जो इनवैलिडेटेड प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन, जो वैकेंसी की हम बातें हमें याद कर सकते हैं कि जब कोई नौकरी चाकरी लगती है, तो इस सेक्शन 9 के अंतर्गत जो है जैसे कि हम लोगों ने देखा सेक्शन 9 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 में द हिंदू एंड माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 में टेस्टामेंटी गार्जियन एंड डेथ पावर। जैसे कि टेस्टामेंटी गार्जियन वह होता है कि जो माता पिता अपने जीवित स्थिति में ही किसी को वसीयत कर देते हैं, विल कर देते हैं कि ये हमारे
जो है देहांत के बाद जो है ये लोग, हाँ, ये लोग सॉरी, कोई किसी व्यक्ति को जो है एक वैलिड लिखित पत्र में जो है कोर्ट के द्वारा जो है विल कर देते हैं कि हमारे ना रहने के बाद जो है हमारी बच्चों की देख रेख और जो है हाँ, परवरिश के लिए इनको जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो उसको बोलते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन। तो ये समझिए कि एक तरीके वैकेंसी निकलती है। इसी के आधार पर हम जोड़ सकते हैं सेक्शन 9 में जो है ये द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट की सेक्शन 9 को जोड़ सकते हैं। वैकेंसी इट इज स्टेट्स आर नॉट इनवैलिडेटेड द प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन। अब आते हैं सेक्शन 10 में जो है प्रोसीड्यूर टू बी रेगुलेटेड बाय द कमीशन। इसको जो है हाँ, हम याद करने के लिए जाते हैं द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में 1956 में सेक्शन 10 में आते हैं। तो पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, अब ये कौन लोगों को जो है दत्तक लिए जाने वाला व्यक्ति जो लड़का है उसको कौन लोग ले सकते हैं? जो वो कैपेबल होता है, हाँ कैपेबल होता है वो लोग तो लेते हैं। फिर ये जो लिया जा रहा है दत्तक वो जो है हिंदू होना चाहिए और ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड। ही और सी हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, वो पहले से किसी को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। और ये वो मैरिड नहीं होना चाहिए, एज ऑफ 15 ईयर का नहीं होना चाहिए, उसको जो है एज ऑफ 15 ईयर से अंडर में होना चाहिए। तो जब ये चीज़ें जब हमें निकल के आई तो हमें ये मिला कि प्रोसीड्यूर करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। ये जो हमको सेक्शन 10 जो मिला है वो रेगुलेट करने लगा। तो रेगुलेट से ही हम दोस्तों याद कर सकते हैं प्रोसीड्यूर टू बी रेगुलेटेड बाय द कमीशन। अब दोस्तों आते हैं सेक्शन 11 में जो है ऑफिसर अदर स्टाफ ऑफ द कमीशन स्टाफ ऑफिसर। ये है इसमें जो है जनरल सेक्रेटरी नियुक्त की जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टाफ होता है। फिर उसके बाद जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, ये आईएएस अधिकारी के रैंक की तरह होते हैं। और ये इसमें जो है स्पेसिफिक क्लिनिकल एंड टेक्निकल स्टाफ जो आते हैं। इस सेक्शन को हम याद करने के लिए जो है आते हैं अदर कंडीशन फॉर ए वैलिड एडॉप्शन। जो एडॉप्शन वाला चैप्टर है सेक्शन 11 में, उसी से हम अटैच करके हैं जब चलेंगे तो एक अदर कंडीशन की जो दी जाती है उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये समझ सकते हैं कि इस सेक्शन 11 को भी जोड़ सकते हैं। जैसे आता है अगर है सेक्शन 11 को जो हम ऊपर से ऊपर कर देते हैं तो ये आ जाएगा, एक हाँ आ जाता है। फिर उसके बाद जो है ऑफिसर्स की बातें जो है सेक्शन 11 हम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे जब किसी व्यक्ति को जो है रेगुलेट किया जाएगा तो ये सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग से ही हम समझ जाएंगे। जब उसको रेगुलेट किया गया तो ये समझ जाइए कि किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये एक ऑफिसर के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। इसके आधार पर हम याद कर सकते हैं ऑफिसर के अदर स्टाफ ऑफिसर सॉरी ऑफिसर अदर स्टाफ ऑफ द कमीशन। अब आते हैं चैप्टर 3 में जो है सेक्शन 12 फंक्शन ऑफ द कमीशन। इस कमीशन के कार्य क्या है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे फंक्शन हम लोग जो पढ़े होंगे द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 12 से इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन। जब एडॉप्शन हो जाता है तो वो उस व्यक्ति की ज़िंदगी जो है बदल जाती है। जो पिछले जो रिश्ते नाते थे सब टूट जाते हैं। फिर वो नई परिवार में आके नए लोगों से मिलता है। तो वो नए लोग जो उसके माता पिता हो जाते हैं, उसके जो भाई बहन है वो भाई बहन लोग बन जाते हैं। और जो इसमें एक बात ये भी है कि जो एडॉप्शन के पहले जो प्रॉपर्टी उसके नाम से हो गई थी अब वो प्रॉपर्टी जो उसके नाम से अभी भी रहेगी। ऐसा ना कि प्रॉपर्टी जो उसको जो मिली थी उसको जो है मिलेगी।
ये सेक्शन 12 की हम बातें कर रहे हैं, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, जैसे कि हम यहाँ दे सकते हैं इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हम। इसका हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके कार्य जो हम लोग देख सकते हैं, इंक्वायरी ह्यूमन राइट की जो इंक्वायरी, वोमेन वायलेशन, कहीं पर वोमेन वायलेशन हो तो वहाँ पर जो है इंक्वायरी बैठा सकते हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान भी जो है, जैसा ह्यूमन राइट में जो हैं वो लोग जो है अगर उचित समझे तो ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग जो है अपने हिसाब से केस को हैंडल कर सकते हैं। फिर कोई जेल हो, जेल में भी देख रेख करके अपने ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ संविधान के प्रति जो भी फंडामेंटल राइट है उनकी जो है देख रेख के लिए जैसे ये अपना कार्य को प्रगति में ला सकते हैं। जैसे एक्ट ऑफ टेररिज्म हो गया, कोई आतंकवादी या आतंकवाद की बातें होती हैं, ये उसके अकॉर्डिंग जो है अपने रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन राइट कमीशन एक्शन ले सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट भी आता है लोगों का, फिर उसके बाद नॉन एनजीओ, फिर उसके बाद अदर एज ए थिंकिंग ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट, जैसे भी समझें नेशनल ह्यूमन राइट जो है ये कोई थिंकिंग कर ले, फिर उसके बाद जो है अपने हिसाब से ये जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो अपने पोजीशन में ले सकती है। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन 13 में, जो है पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरी, जो CRPC 1908 के अकॉर्डिंग जो है ये इनको पावर मिलता है ह्यूमन राइट कमीशन को इंक्वायरी करने के लिए जो है पावर मिलता है। 13 जो है हम लोग जैसे कि पढ़ा होगा हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में जो 13 जो है डाइवोर्स की बातें की गई थी। जो कोई भी ऐसी क्रियाएं होती हैं तो इंक्वायरी बैठाई जाती है, तो इंक्वायरी के अकॉर्डिंग जो है हम सेक्शन 13 याद कर सकते हैं, उसी से अटैच करके हिंदू मैरिज एक्ट से अटैच करके। फिर उसके बाद जो है सेक्शन 14 इन्वेस्टिगेशन, जांच के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इन्वेस्टिगेशन है जैसे कि हम लोग समझते हैं सेक्शन 14 से याद कर सकते हैं, द हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 14 में जो है जो शादी हो जाती है तो कोई भी जो पक्ष जो है 1 साल से पहले कोई भी फाइल पटिशन नहीं कर सकता है। तो उसके लिए जो है अगर कोई इसके एक्सेप्शन भी है कि जैसे किसी का पति क्रूअल्टी करे तो उसके जो है अकॉर्डिंग जो है जांच पड़ताल करके जो इस इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इन्वेस्टिगेशन से हम सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग हम इसमें भी ये समझ सकते हैं कि जो है सेक्शन 14 हमें याद हो सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जो है सेक्शन 15 स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन ऑफ द कमीशन। इसको हम याद करने के लिए फिर आते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 15 में जो है आफ्टर डाइवोर्स ही एंड सी कैन री मैरी, जब दूसरी वो लोग शादी करते हैं तो वो कोई स्टेटमेंट बनेगा, फिर उसके बाद जो है लिखा पढ़ी होगा, सेरेमनी होगी, उसके बाद जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा। ये समझिए कि सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग हम जो है स्टेटमेंट वगैरह की जो बातें होती हैं उसी के अकॉर्डिंग उसी कहानी के आधार पर हम जो है सेक्शन 15 भी याद कर सकते हैं। जो है स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन ऑफ द कमीशन, यानी कमीशन की जो स्टेटमेंट होंगी वो जो है कैसे होंगी, किस तरीके की होंगी। फिर उसके बाद जो आते हैं सेक्शन 16 में, पर्सन लाइकली टू बी प्रिसिड्यूली अफेक्टेड टू बी हर्ड।
फिर उसके बाद जो है इंक्वायरी इनटू कंप्लेन। फिर उसके बाद जो है सेक्शन 17 में इंक्वायरी इनटू कंप्लेन, कोई इंक्वायरी हो उसको जो है कैसे कंप्लेन किया जाएगा उसके बारे में हम समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो होते हैं स्टेप ड्यूरिंग आफ्टर इंक्वायरी, जब इंक्वायरी होती है तो ये जो क्या स्टेप होंगी उसकी इंक्वायरी के लिए जो है सेक्शन 18 से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हाँ हम लोग पिछले वीडियो में जो बताए थे हम दोस्तों द हिंदू एडाप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 18 से जो है जो मेंटेनेंस ऑफ वाइस, तो वाइफ़ की मेंटेनेंस के लिए जो जो वाइफ़ में डिमांड करती है जैसे वो डिसीज़न कर दे या क्रूअल्टी करे या चेंज द रिलीजन, किसी और धर्म में परिवर्तन हो जाए तो हर्मिट बन जाए, तो ये वाइफ़ जो है वो मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग ये समझते हैं कि जो कोई स्टेप होगा तो यहाँ पर भी जो ह्यूमन राइट कमीशन है तो स्टेप जो है इंक्वायरी के बाद जो क्या कदम उठाएंगी उसके बारे में कही गई हैं बातें। फिर उसके बाद जो है प्रोसीड्यूर विथ रिस्पेक्ट टू आर्मेड फोर्सेस। एक बार क्या हुआ था कि एक मेरा मित्र है, उनको जो है हम ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे तो उसको जो है मैं जो है 1900 रुपये दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है मुझे याद हो गया कि मैं उसको जो 1900 रुपये दिया था तो ये आर्मी की हम लोग बातें कर रहे थे, तो प्रोसीड्यूर विथ रिस्पेक्ट टू आर्मिड फोर्सेस। फिर उसके बाद दोस्तों हम जो है आते हैं एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। जो जब इसको सेक्शन 20 से हम ये याद करते हैं, सेक्शन 20 से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ना आदमी जब बहुत ज़्यादा होता है कहते हैं बस करो अब बहुत हो गया, बस करो बस करो, तो बस करो अब अपना तैयार करो जो है रिपोर्ट तैयार करो। तो ये जो है एनुअल एनुअल स्पेशल रिपोर्ट, जो बस करो अब रिपोर्ट तैयार करो, तो इससे हम समझ सकते हैं सेक्शन 20 में एनुअल स्पेशल रिपोर्ट ऑफ द कमीशन।